नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज तीसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई, जिसमें यादव लैंड और बुंदेलखंड का क्षेत्र काफी अहम है। तीसरे चरण में प्रदेश के 3 हिस्सों में एक साथ वोट पड़े। कुछ हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, फिर बुंदेलखंड का और मध्य यूपी का। तीसरे चरण के 59 में से 30 विधानसभा सीटों पर यादव वोट बैंक की बहुलता है। दरअसल 16 में से 9 जिलों में यादव जो है उनकी बहुलता है। इसके बावजूद भी 2017 में सपा के खराब प्रदर्शन का कारण यादव विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण होना माना जाता है। पिछले चुनाव में यादवों का बड़ा तबका हिंदुत्व की हवा में बहकर बीजेपी की तरफ चला गया था। इस बार माहौल को बदलने की कोशिश रही है। अखिलेश यादव के मैनपुरी के करहल सीट से उम्मीदवार बनने के बाद यादव वोट बैंक के पूरी तरह सपा में वापस लौट आने की उम्मीद जगी है और आज यादव लैंड में हुई रिकॉर्ड वोटिंग इस तरफ इशारा भी कर रही है। वहीं गैर यादव वोट के ध्रुवीकरण की आशंका भी बढ़ गई है। हालांकि अखिलेश यादव से अलग होकर पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव इस बार सपा के पक्ष में वोटों को गोलबंद कर रहे हैं। वहीं चुनावी मैदान में एक बार फिर मुसलमान दंगे और अपराधीकरण की बातें भी हो रही हैं। वहीं पिछले चुनाव में तीसरे फेस वाले इन जिलों में हिंदुत्व और पीएम मोदी की सुनामी में सपा, बसपा और कांग्रेस सभी का सुपड़ा साफ हो गया था। सपा थोड़ी बहुत लाश बचाने में कामयाब रही थी। यहां पर बीजेपी का गैर यादव ओबीसी कार्ड काफी सफल रहा था। सैनी, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य के साथ साथ लोध वोटर एक मुश्त बीजेपी के पक्ष में गए थे, लेकिन इस बार सपा ने भी इन वोटों को साधने का खास इंतजाम किया। इसकी कार्ड बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हुई है। अखिलेश बीजेपी से आए स्वामी प्रसाद मौर्य, महान दल के केशव देव मौर्य और अपना दल की कृष्णा पटेल के सहारे बीजेपी के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा रहे हैं। इन पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का गठबंधन काफी मजबूत माना जाता है। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या इस बार समाजवादी का इन छोटे छोटे दलों से गठबंधन ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। उससे पहले आज आपको सुना देते हैं कुछ खास लोगों को जिन्होंने तीसरे चरण में अपने वोट का इस्तेमाल करने के बाद क्या कुछ कहा। डाल करके आया हूं और जितना ज्यादा वोट पड़ेगा उतना ही हमारा लोकतंत्र और बलवान दिखेगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपना वोट डालें और एक एक वोट उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए हो। ये वोट खुशहाली के लिए, ये वोट किसान की तरक्की के लिए, ये वोट नौजवान को नौकरी और रोजगार मिले। ये वोट जो आज डाला है वो उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए वोट डाला है। भाजपा सन्निपात में चली गई है, अर्ध मूर्छा में है और जो चाहे तो कह सकते हैं, उन्हें खुद नहीं मालूम हम क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन तय है 100% परिवर्तन। तुम चौथे फेज में बहुमत को प्राप्त कर लेंगे, चौथे फेज तक बहुमत को प्राप्त कर लेंगे। 5वें, 6वें, 7वें फेज में जो भी सीटें मिलेंगी वे हमारी सरप्लस होंगी। योगी जी 80-20 की क्या बात करते हैं? योगी जी जानते हैं कि 80% हमें वोट मिल रहा है, उन्हें 20%। देखिए, विकास के नाम पर वोटिंग करना चाहिए, सक्षम नेतृत्व के नाम पर वोटिंग हो रहा है और कानून के राज कर पहली बार 15 सालों के अंदर जो अराजकता था सपा बसपा शासन में, आज 5 साल से लोग शांति से रह रहे हैं, खुशहाली से रह रहे हैं। आज कानून का राज है। 5 सालों में न एक दंगा हुआ, न फसाद हुआ, न कोई बम फटे। आज पूरा राज्य खुशहाल है मोदी योगी के नेतृत्व में। वैश्विक महामारी कोरोना जैसे महामारी में भी 15 करोड़ लोगों का जान जहान बचाने का काम भी डबल इंजन की सरकार किया है और टीकाकरण भी डबल डोज दिया है और घर में अन्न भी पहुंचाने का काम, डबल अन्न भी पहुंचाए, महीने में 2 बार दिया है। भारी मतों से जिताएगी और मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हमारी होनी चाहिए। आपने नेताजी का आशीर्वाद लिया, अपने भतीजे को आशीर्वाद दिया कि नहीं? आप अभी भेंट होगी, अभी वो भी वोट डालने आएंगे, हम भी वोट डालेंगे,
पूरा परिवार वोट डालेगा, सबसे भेंट होगी और सबसे बड़ों से सबसे आशीर्वाद। और अखिलेश को पूरा मेरा आशीर्वाद। वो 2022 में जो गठबंधन बनाया है तब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वोट डालने जाने वाले हैं। अब जनता निर्णय लेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश की जनता को 5 सालों में निराश किया है, बहुत दुखी किया है। तो इस बार वो जो अखिलेश के नेतृत्व में गठबंधन बना है उसी को वोट करेगी, उसी से प्रदेश का विकास होगा और पूरी जनता को जो आशाएं हैं उसी में ये गठबंधन और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन करके उत्तर प्रदेश का विकास और सबको उनका पूरा का पूरा हक देंगे। तो तीसरे फेज की वोटिंग खत्म हो गई। कहीं पर मतदान रिकॉर्ड हुआ है, कहीं जो है कमी आई है, और इस पर भी चर्चा करेंगे। जहां ज्यादा रिकॉर्ड वोटिंग हुई उसके क्या मायने। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान भी जुड़ गए, उससे भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है मेरठ, गोरखपुर, काशी, बरेली, प्रयागराज और झांसी में भी चलेगी मेट्रो। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं तीसरे फेज का जो वोटिंग है वो खत्म हो गई है। 627 जो प्रत्याशी उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, क्या समीकरण है और बीजेपी जो उसने करिश्मा किया था पिछली बार तो क्या उसे दोहरा पाएगी, और क्या जो सीटों की कम होने की बात कही जा रही कि सीटें इस बार बीजेपी कम होंगी, उसमें कितनी कमी आती है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ शशांक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं बुंदेलखंड से। शशांक जी स्वागत है आपका। प्रोफेसर डीआर साहू भी जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रोफेसर डीआर साहू आपका भी स्वागत है। बिलाल सब्जवारी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए। बिलाल भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एसएन सिंह भाजपा प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे इस डिबेट का हिस्सा हो गए हैं। एसएन सिंह साहब आपका भी बहुत स्वागत है। सतीश शर्मा समाजवादी नेता हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा हुए हैं। सतीश जी आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ राकेश तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी आपका स्वागत है। और बीएसपी नेता भी हमारे साथ सद्दाम भाई जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जी आपसे ही करेंगे। जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है उसको वो क्या इशारा है? अगर बात करें यादवलैंड की, इस बार वहां पर रिकॉर्ड वोटिंग हुई है और सवाल यह है कि इस बार अखिलेश यादव, शिवपाल यादव एक साथ आ गए हैं। परिवार में एकजुटता नजर आ रही है। राम गोपाल, शिवपाल अक्सर अलग अलग देखे जाते थे, दोनों एक साथ दिखे हैं। परिवार की एकजुटता से तो वोट मिलने वाला नहीं है। वोट तो जनता को देना है और जनता ने मन बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए, क्योंकि जनता ने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को देखा और पहले भी जो सरकारें थी उसको भी देखा। पहले पर्ची पे सरकार चलती थी, परिवार के लिए काम होता था, हत्या अपहरण जैसे उद्योग फल फूल रहे थे और जो अपराधी थे वो 302 के मुलजिमों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर चाय पिलाकर छोड़ दिया जाता था। लेकिन देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने आवास देने का काम किया 42 लाख। इसके पहले जो सरकारें थी उन्होंने क्यों नहीं दिया? हमने उसमें शौचालय देने का काम किया, हमने उसमें बिजली देने का काम किया और हमने 5 लाख रुपया गरीबों को दवाई की व्यवस्था के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देखिए, आज मुस्लिम बहनें भी भारतीय जनता पार्टी को चुन रही हैं। क्यों चुन रही है? क्योंकि 3 तलाक जैसा कठोर कानून ले आकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको न्याय दिलाने का काम किया। मुझे लग रहा है कि
इस बार 49 नहीं, भारतीय जनता पार्टी 51 सीट जो है तीसरे फेज में पाएगी। आप देखिए अर्जुन सहायक परियोजना जो 3600 करोड़ से अधिक की जो परियोजना है उसको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया। बुंदेलखंड में आज चुनाव था, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भारतीय जनता पार्टी की देन है। हर घर जल नल योजना के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे ढेर सारी बुनियादी विकास की है, डिफेंस कॉरिडोर दिया है। तो आज जो जनता है, आप देखिए कल जिस तरह से बयान आता है समाजवादी पार्टी के एक विधायक के द्वारा कानपुर में, और कहा जाता है कि सुंदरकांड को अश्लीलता से जोड़ के, उससे लोग बहुत आहत थे। कानपुर में आज देहात में था उधर, तो सब लोगों का ये मानना था कि एक धर्म को टारगेट करके इस तरह से क्यों बयान दिया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि प्रदेश की जनता विकासवादी और जो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास का नारा बुलंद कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मत करे। ठीक है, सतीश शर्मा हमारे साथ बने हुए समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सतीश जी, जैसा कि एसएन सिंह जी कह रहे हैं कि इस बार 49 नहीं बल्कि 51 सीटें आने वाली हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से झूठ बोलते हैं उसी तरीके से भ्रम में भी हैं। मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन ने पहले दूसरे फेज में जिस तरीके से सतीश जी माफी चाहता हूँ, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी। मैं जिस तरीके से पहले और दूसरे फेज में भारतीय जनता पार्टी का सफाया जनता ने किया है, उसी तरीके से तीसरे फेज में भारतीय जनता पार्टी उससे भी आप देखेंगे कि पूरे जिले के जिले साफ हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आपको कहीं नहीं दिखेगी, क्योंकि नौजवानों, गरीबों, मजदूरों ने, किसानों ने संकल्प कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनके ऊपर जुल्म किया है उसका जवाब देने के लिए जनता तैयार है। और इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और जनता इनको बुरी तरीके से चुनाव हराने वाली है। ठीक है, राकेश तिवारी हमारे साथ बने हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, क्या देखते हैं? राजेश नाम है सलन भाई, मेरा नाम राजेश। ठीक है सर, माफी चाहूंगा। राजेश जी, क्या देखते, पिछली बार आपका गठबंधन था समाजवादी पार्टी के साथ, और अगर तीसरे फेज की बात करें उसमें एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी। इस बार आप अलग चुनाव लड़ रहे हैं, सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अपने आप को कहां स्टैंड करती? और खासकर हाथरस की बात करें, हाथरस में जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक अपनी आवाज बुलंद की थी, वहां सबसे पहले पहुंची थी, वो भी इन चुनावों में हाथरस भी शामिल है। लेकिन सलन भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी नेता प्रियंका जी के संघर्ष को एक्सेप्ट किया। आपको भी लगा कि उत्तर प्रदेश में जहां न्याय हुआ वहां प्रियंका गांधी ने मजबूती से लड़ाई। लेकिन मुझे थोड़ी आपत्ति इस बात की होती है जब लोग क्षेत्रों को जाट लैंड, यादव लैंड, ब्राह्मण लैंड, ठाकुर लैंड, मुसलमान लैंड, आखिर ये क्या है? ऐसे लोग क्या दिखाना चाहते हैं? जो हमारा संघीय ढांचा, जो हमारा संविधान है, जब उसमें एक चीज निर्धारित कर दी गई कि कोई भी व्यक्ति हो उसका मतमूल किसी भी व्यक्ति के मतमूल्य के बराबर है, तो अगर हम वोटों के लिए जातियों को बांट दें, यहाँ यादव हैं, यहाँ मुसलमान हैं, उसके बाद हम बड़ी बड़ी लक्ष्यदार बातें करें मंचों पे जाके कि नहीं हम एकदम समाजवाद लाना चाहते हैं, सार्वभौम हम बात करना चाहते हैं, ये सब दोगली बातें सलीम भाई राजनीति में नहीं चलने वाली। हमारी आशा इसलिए ज्यादा है कि आपने पिछले आप सलीम भाई मुझसे सहमत होंगे। राजेश जी, यहाँ रोकना चाहूंगा, एक ब्रेक का वक्त है और माफी के साथ रोकना चाहूंगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। राजेश जी की जो बात अधूरी रह गई उसको भी हम उनसे कहेंगे वो पूरा करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है, उन्हीं
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात करें आज तीसरे फेज के जो चुनाव थे, वोटिंग थी, खत्म हो गई है। अब सवाल यही कि जो 2017 की जीत थी बीजेपी की, क्या वो दोबारा होगी या फिर इस बार जो समाजवादी पार्टी ने एक छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, परिवार में एकजुटता नजर आ रही है, क्या ये बीजेपी को मुश्किलों में डाल सकती है? इसी सब जो मुद्दे उन पर हम चर्चा करें। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राकेश तिवारी जी की बात अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे राकेश जी पहले आप उसे पूरा करें। ताकि मुझे बड़ी आपत्ति होती है जब लोग जाति के नाम पे किसी इंसान को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखते हैं कि यादव है, ठाकुर है, जाट है, सब भारतीय हैं, सब उत्तर प्रदेश के लोग हैं, सब उत्तर प्रदेश के करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आपने खुद स्वीकार किया हाथरस की घटना, हाथरस व्यास के फेस में था। हमें सबसे ज्यादा इसलिए है कि हमारी नेता प्रियंका गांधी पिछले 3 सालों से उत्तर प्रदेश में जहां भी अन्याय हो रहा है वहां संघर्ष के लिए अगर कोई एक नेता खड़ा होता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको भी मैं अपनी बात से जोड़ना चाहूंगा कि आप लोग भी शायद सर मेरी इस बात से सहमत होंगे। पिछले 3 साल में प्रियंका गांधी ने जमीन पे रह के लड़ाई लड़ी है, जो आम जनता के सरोकार की लड़ाई है। हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि तरह तरह की बातें कर रहे थे, आज आप प्रधानमंत्री का बयान आप इसको कहां से लेंगे? वो कह रहे हैं कि साइकिल आतंकवादियों ने साइकिल को चुना, वहां बम रखा। अब मैं तो ये कहूंगा कि अगर ऐसा प्रतीक चिन्हों की लड़ाई लड़ी जाएगी तो आप हाथ का प्रयोग करके, जो हमारा चुनाव निशान है, इसी का प्रयोग करके तो आप खाना खाते हैं, आप अपनी सारी दिनचर्या पूरी करते हैं, फोन पे बात करते हैं, अपना सारा कुछ आपने, तो आप हाथ का उपयोग करना छोड़ दीजिए। देखिए ये भारतीय जनता हाथरस खुद सबसे अपना बहुत बड़ा विक्टिम है। हमारे भाजपा प्रवक्ता जो करे थे 5 साल अमन चैन कानून रहा, इनकी कानून व्यवस्था के मुंह पे तमाचा है। दूसरी बात, ये बातें करते हैं राष्ट्रवाद की, देशभक्ति की, कोई ऐसा चुनाव शैलेंद्र भाई आप बता दीजिए जिसमें बिना पाकिस्तान को लाए, बिना जिन्ना को लाए, बिना राम को लाए, बिना इनको लाए। और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात शैलेंद्र भाई, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आजकल भाजपा वाले अपने जनमंचों पे कह रहे हैं मीटिंगों में कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण जात से हूं, मैं तो यही जानता था, आज तक हमारे पुरखों ने पढ़ाया है, बताया है, हमने धर्म ग्रंथों में यही पढ़ा है कि भगवान सबको लाने वाले होते हैं, भगवान राम सबको लाए, हम लोग यही जानते थे। लेकिन इतना ज्यादा घमंड भाजपाइयों में आ गया है, ये कह रहे हैं जो हम राम को लाए हैं, मतलब ये राम को लाने लगे। तो ये अतिवाद है शैलेंद्र भाई, अतिवाद है। ठीक है, और उस पर हम नहीं जाएंगे। वो गाना है, वो क्या फेवर करता है, और जनता भी समझदार है। जी 2 मिनट मुझे अपनी बात करने दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता, क्या आपको लगता है कि हरदम धर्म के नाम पे वोट देगी? जो धर्म की आंच पे ये वोट की हांडी चढ़ा रहे हैं भाजपा वाले, आखिर कितना दिन चढ़ाएंगे? सब लोग उब गए हैं। आज का युवा जब जाएगा मतदान केंद्र में तो उसके दिमाग में उसका सबसे बड़ा धर्म जो होता है वो पढ़े लिखे युवा का धर्म होता है, उसको रोजगार पाना। वो रोजगार के नाम पे बटन दबाएगा। ठीक है राजेश भाई, और भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं। चलें भाई, 2 मिनट। जब आज की लड़की जाएगी बूथ में तो वो अपनी सुरक्षा के लिए बटन दबाएगी। जब आपकी ठीक है राजेश भाई, राम के नाम पर वोट नहीं देगी जनता, आधी आबादी के नाम पर वोट देगी। ठीक है, मैं जानता हूं शैलेंद्र भाई कि ठीक है, वापस आएंगे राजेश भाई, वापस आएंगे। हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए हैं। एक मिनट शैलेंद्र भाई, आज की जनता जाएगी तो उसे प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का संघर्ष दिखाई देगा। जातिवाद से ऊपर उठ के जो हमारा विकास का मेडूल है, जो हमारा विजन है, उसके नाम पे
लोग कांग्रेस पार्टी को वोट जनता जनार्दन है, जनता किसे चुनती है, जनता पर छोड़ देना चाहिए। जनता बहुत समझदार है, वो भटकने वाली नहीं है। हमारे साथ सद्दाम भाई है, बीएसपी नेता हैं। सद्दाम भाई, आज बुंदेलखंड की सभी सीटों पर चुनाव हुआ तीसरे फेज में, और बुंदेलखंड वो इलाका है जहां पर कभी बहुजन समाज पार्टी का दबदबा रहता था। काफी पीछे चली गई बहुजन समाज पार्टी। हाँ, 2019 में अलायंस किया समाजवादी पार्टी के साथ, फिर भी ये जो तीसरे फेज की सीटें वहां पर कामयाबी बीएसपी को नहीं मिली। इस बार क्या देख रही बहुजन समाज पार्टी अपने आप को, कहां पर खड़ी है? सद्दाम भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम चाहेंगे आप अपने फोन को एक बार अनम्यूट कर दें। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, अपनी बात कहिए। बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने, जो कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा जाति धर्म, हमारी नेता कभी जाति धर्म विशेष में बात नहीं किया है। हमारी नेता जब भी चुनाव मुद्दा, बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है, जब भी अकेले चुनाव लड़ती है, स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप जान रहे, जाति धर्म की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी पुरखों से चले आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, आज कांग्रेस पार्टी के लोग जो कर रहे हैं, ये जाति धर्म, कांग्रेस पार्टी और धर्म की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। आप देखे होंगे कांग्रेस सद्दाम भाई कभी धर्म बात नहीं करती, कभी नहीं। भारत तक सरकार 2007 से भारत, आप देखे होंगे बहुजन समाज पार्टी जाते थे, बहन कुमारी मायावती गरीबों को योजना चलाकर लाभ पहुंचाने का काम किया, कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया। कई डिग्रिया कॉलेज, 6 विश्वस्तरीय कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम जो आवास की बात करते थे, आज बहन कुमारी मायावती जी इतिहास उठा के देख लीजिए, 75 जिला उत्तर प्रदेश में है, 75 जिला में महामाया आवास देने का काम किया, और किसी एक जाति धर्म के लोग नहीं है, उसमें स्वर समाज के लोग हैं। अब ये बात करते हैं जाति धर्म पे, बहन कुमारी मायावती जी कैबिनेट मंत्री में अगर ब्राह्मणों को सम्मान दिया था, तो क्षत्रियों को भी सम्मान दिया था, क्षत्रियों को सम्मान, मुस्लिमों को भी सम्मान दिया था, सोनकर जी भी सम्मान दिया था, पासियों को भी सम्मान दिया था, अन्य जाति के साथ साथ सम्मान देते। आप देखे होंगे इलाहाबाद का नंदी जैसे बनिया को बहन जी ने कैबिनेट मंत्री बनाकर बनियों को भी सम्मान बहुजन समाज पार्टी देती है। ये हमारी नेता की नीति है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो फूट डालो राज करने की बात करते हैं। हमारी नेता हमेशा भाईचारे। लेकिन पिछले चुनावों की अगर बात करें 2012, 17, 19, उसमें काफी बड़ा वोट बैंक जो है बहुजन समाज पार्टी का, उसमें बिखराव हुआ है। अब क्या होता है, वापस वो वोट बैंक आता है? इस बार क्या स्थिति होती बीएसपी की, वो भी देखने वाली बात होगी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, हम बात कर रहे हैं तीसरे फेज की वोटिंग खत्म हो गई है, अब चौथे फेज में जाएंगे इसके बाद। लेकिन जो आज वोटिंग हुई है, कई ऐसे क्षेत्र हैं रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, उसके क्या मायने हैं, और 2017 के जो नतीजे थे, क्या एक बार फिर से वो करिश्मा बीजेपी दोहरा रही है या फिर उसमें कमी आई है? इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। तमाम सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, वापस इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम बिलाल भाई के पास आएंगे। बिलाल सब्जवारी हमारे साथ बने हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। बिलाल जी, 2017 में जो हुआ, 59 सीटें जो इस बार हैं, उसमें 49 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। उसमें एक समाजवादी पार्टी, एक कांग्रेस और एक बीएसपी की थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में चुनाव लड़ रही थी। इस बार समाजवादी पार्टी बिल्कुल अलग चुनाव लड़ रही है। कितना फर्क देखते हैं इस बार के चुनाव में जो तीसरे फेज में हुआ है और पिछली बार के इलेक्शन के जो नतीजे रहे? देखिए, अगर आप 2017 की परिस्थितियां और मौजूदा परिस्थितियों का आकलन करें तो दोनों परिस्थितियों में भिन्नता है। इसी तरह अगर आप 2017 की परिस्थितियों को 2012 से तुलना करें तो उनमें भी भिन्नता नजर आएगी। अब मौजूदा जो तीसरे चरण का चुनाव है, ये काफी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की, खासतौर से राजनीति में। इसके अंदर कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिले हैं, कुछ इसमें बुंदेलखंड के जिले हैं और कुछ सेंट्रल यूपी के जिले। ये जो तीसरे चरण का चुनाव है, इसमें तीनों शेड्स नजर आएंगे आपके। अगर प्रथम 2 चरणों की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो पैटर्न अभी तक देखने को मिला है, वो सत्ता विरोधी लहर की तरफ इशारा कर रहा है। रहा बुंदेलखंड का सवाल, रहा मध्य यूपी का सवाल, तो इसके भी अपने अलग समीकरण है। यादव बेल्ट मुस्लिम बेल्ट का कॉम्बिनेशन है, बुंदेलखंड के अंदर दलित समुदाय का कॉम्बिनेशन और अदर पिछड़ी जातियां हैं। तो मध्य यूपी का जो चुनाव है, ये तीनों शेड्स कैरी करता है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें यहाँ देखने की बात है कि लोकतंत्र के अंदर जो जन भावनाओं को मेजर करने के जो स्केल होता है, उसको कई तरह से आप आकलन कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस पार्टी के पक्ष में भीड़ का रुझान ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि किस पार्टी का जनता में विरोध हो रहा है। आप ये देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी नीतियों पर लेकर जनता में उसको बिखराव नजर आ रहा है। आप ये देख सकते हैं कौन सी पार्टी है जिनको लोग समाज में घुसने नहीं दे रहे हैं और जिनका विरोध कर रहे हैं। तो ये कुछ मेजरमेंट स्केल्स हैं जिनके आधार पर आप जन भावनाओं को आकलन कर सकते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय किसान यूनियन, खासतौर से उसके नेता में राकेश टिकैत ने जो भूमिका तैयार की थी, उसने जाटों को और मुसलमानों को प्लस गुर्जर समाज के लोगों को राजा मीर भोज यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो सरकार से जो गलती हुई उसको एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करी। और जो किसान आंदोलन है उसकी भूमिका के चलते पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो रंग था वो सत्ता विरोधी लहर की तरफ जाता दिखाई पड़ रहा है। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के इसमें कुछ जिले हैं, जैसे फिरोजाबाद है, अगर आप बुंदेलखंड की बात करें तो महोबा है, झांसी है, हमीरपुर है। अगर बुंदेलखंड सेंट्रल यूपी की बात करें तो इटावा है, कन्नौज है। तो ये सारा यादव बेल्ट है। देखना यह है कि लोगों का रुझान, देखिए लोगों का जो रुझान है, जिस तरह से मैं उसको ट्रेस कर पा रहा हूं, वो सत्ता विरोधी पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह जी का उनकी रैली में किस तरह से विरोध हुआ, किस तरह से लोग शिक्षा भर्ती के अंदर जो एट्रोसिटीज झेलनी पड़ रही हैं युवाओं को, उसका जिक्र उनकी रैली में करने को मिल गया। उन्होंने कहा कि हम जल्दी भर्तियां निकालेंगे। तो देश का रक्षा मंत्री, जिसको उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी रैलियों में विरोध झेलना पड़ रहा है, या कहिए कि गृह मंत्री खुद उनके ट्विटर अकाउंट्स, उनके जो भाषण वो ट्विटर अकाउंट्स पर किस तरह से वायरल हो रहे हैं, या पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से नेताओं को रेजनमेंट देखना पड़ रहा है जनता के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, ये सारा इशारा कर रहा है कि प्रदेश के अंदर सत्ता विरोधी लहर की तरफ इशारा कर रहा है। मिलाकर जो करिश्मा 2017 में था, वो करिश्मा दोहराना एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है और एक कोशिश है कि सीटें जो हैं बहुत ज्यादा कम ना हो। हमारे साथ आपके पास वापस आएंगे बिलाल भाई, हमारे साथ शशांक त्रिपाठी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं।
शशांक जी, कैसे देखते हैं जो फर्क है, क्योंकि 2017 में जो प्रदर्शन था बीजेपी का बहुत बेहतर था। 2019 की बात करें तो यही सी यादव बेल्ट में सिर्फ मैनपुरी की सीट समाजवादी पार्टी बचा पाई थी। खुद अखिलेश यादव की जो पत्नी डिंपल यादव वो भी अपनी सीट हार गई थी। उस बार से इस बार कितना बदलाव हुआ है समाजवादी पार्टी में, उसके जो छोटे छोटे दलों के साथ अलायंस हुए हैं उसको कैसे देखते हैं? शैलेंद्र भाई, मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड की जहां तक बात है तो पिछली बार और अब की बार में काफी अंतर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार कई तरह की स्थितियां थी, इस बार स्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। हमारे साथी बैठे हैं समाजवादी पार्टी के और बीएसपी के और कांग्रेस के, तो मैं कहना चाहूंगा, बुरा नहीं मानिएगा, कांग्रेस और बीएसपी इस बार उस पोजीशन में नहीं आ पा रही है। तो कांग्रेस बीएसपी कमजोर हुई है और आमने सामने की लड़ाई पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में, क्या मुझे तो लगता है कि पूरे पश्चिम में भी यही लड़ाई चली है कहीं कहीं, तो उस तरफ से स्थितियां काफी भिन्न है। और इस प्रकार समाजवादी पार्टी मेन आगे सामने आ गई और भारतीय जनता पार्टी से टक्कर हो रही है। बुंदेलखंड की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ 19 सीटें हैं जिनमें से 13 पर आज वोटिंग हुई है, तो उनमें भी ज्यादातर यही स्थितियां हैं। इनकी कमजोरी का लाभ उठाने की प्रयास भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और यहाँ समाजवादी पार्टी भी कर रही है। ये जो बात कर रहे हैं, मैं इनकी बात को सहमत नहीं हूँ। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय जो कमजोर समझ रहे हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में 5वीं बार सरकार बना रहे हैं और ये देख लीजिएगा। ठीक है सद्दाम भाई, आपके पास आएंगे। वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है सद्दाम भाई, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी अपनी समझ और बुंदेलखंड से एक खासा जुड़ाव है। बुंदेलखंड की राजनीति को अच्छे से वो जानते हैं। वो अगर अपनी बात करें, उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। शशांक जी, हम चाहेंगे आप अपनी बात पूरी करें। जी, तो एक स्थिति 2017 की जो आप बता रहे थे वो स्थितियां थी कि पूरी की पूरी सीटें बुंदेलखंड ने भारतीय जनता पार्टी को दे दी थी। इस बार स्थिति बिल्कुल अलग निकल के आ रही है। महंगाई भी है, बेरोजगारी भी। मेन इशू ये भी यहाँ पर देखा जा रहा है, बुंदेलखंड प्यासा बुंदेलखंड है। यहाँ पानी की भी समस्या रही। हालांकि केन बेतवा गठजोड़ अभी चुनाव वोटिंग से कुछ समय पहले मोदी जी ने सौगात दी है बुंदेलखंड को, पीएम ने अनाउंस किया है उसको, और हर घर नल योजना भी बुंदेलखंड के लिए दी है। इसका भी व्यापक असर यहाँ पर आने वाले समय में दिखेगा। इस चुनाव में भी काफी कुछ नजर आया है। लोगों ने कहा भाई हमें पानी, बस यही सवाल शशांक जी आपसे करने वाला था। जो हर घर नल की बात की जा रही बीजेपी की तरफ से, डिफेंस कॉरिडोर की बात की जा रही है, जो अर्जुन सहायक परियोजना है उसकी बात की जा रही है, डैम बनाए हैं, सूखे की बड़ी समस्या थी, उससे निजात दिलाने की बात बीजेपी की तरफ से की जा रही। लेकिन आवारा पशुओं की समस्या थी, पहले भी थी और शुरुआती बुंदेलखंड से हुई है, वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। क्या उसकी जो नाराजगी है किसानों की, वो दूर कर पाने में बीजेपी कायम हो पाई है? नहीं, अन्ना प्रथा बुंदेलखंड की बड़ी समस्या है और ये काफी समय से चली आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौशालाएं बनवाई, गौशालाएं बनवा करके कुछ व्यवस्थित करने का प्रयास किया है, लेकिन पूरी तरह से अन्ना प्रथा से मुक्ति नहीं मिल पाई है। और अभी भी हालांकि उसको लेकर के वो उतनी नाराजगी नहीं है लोगों में। एक समस्या अवश्य है लेकिन उतनी नाराजगी नहीं है। यहाँ पर और भी समस्या, जैसे मैंने आपसे कहा था पानी वाली समस्या है, तो पानी को लेकर के लोगों में नाराजगी भी अब धीरे धीरे वो कम हुई है इस बार, क्योंकि ये योजनाएं जो दी गई है केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उनके कुछ नाराजगी लोगों की कम भी हुई है। लेकिन वही बेरोजगारी और महंगाई बराबर मुद्दा बना हुआ है। गैस सिलेंडर महंगा है और युवा बेरोजगार है, वैकेंसी नहीं निकल रही है, वैकेंसी निकली है तो वो उस पर एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, कैंसिल हो रहा है। तो इन सब चीजों का भी युवा पे असर है। जी शैलेंद्र भाई, ठीक है। हमारे साथ प्रोफेसर डीआर साहू बने हुए हैं, सामाजिक वैज्ञानिक हैं। डीआर साहू जी, आप ही के पास आएंगे। कैसे देखते हैं तीसरे फेज की जो आज वोटिंग हुई है? आपकी राय जानना चाहेंगे कि पिछली बार जो परफॉर्मेंस था बीजेपी का वापस देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा? किस तरह की चुनौती है? और दोनों ही पार्टियों की बात अगर करना चाहे, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की। प्रोफेसर डीआर साहू, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
शायद डीआर साहू से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम वापस एसएन सिंह के पास आएंगे, बीजेपी प्रवक्ता हैं। एसएन सिंह जी, जैसा कि आपने सबको सुना, बिलाल सब्जवारी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी बात आपने सुनी होगी, और जो बुंदेलखंड से खासकर एक जुड़ाव रखते हैं, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उसको अच्छे से जानते हैं, शशांक त्रिपाठी जी, उनका भी यही कहना है कि पिछली बार जो प्रदर्शन बीजेपी का था वैसा तो होने वाला नहीं है। और आप कह रहे हैं 49 को तो छोड़ो, 51 सीटें ला रहे हैं, कैसे समझें? देखिए, अर्जुन सहायक परियोजना भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैंने कहा बिलाल साहब को मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे सुना, लेकिन बिलाल साहब ने एक बार भी नहीं कहा कि इस फेज की वोटिंग में जिस तरह से गीता साक्य पे हमला हुआ उसका भी प्रभाव पड़ेगा। बिलाल साहब ने एक बार भी इसकी चर्चा नहीं की कि जो करहल से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हमारे मंत्री जी हैं, उनके ऊपर जिस तरह से हमला हुआ उसका भी प्रभाव पड़ेगा। बिलाल साहब एक बार भी नहीं कहे कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान में एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं उनके तरफ से जो सुंदरकांड को लेके बयान दिया गया उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो मैं तो ये मान रहा हूं कि बिलाल साहब एक किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ बात कर रहे हैं। त्रिपाठी जी की बात से मैं सहमत हूं। देखिए, जब सरकार रहती है तो जाहिर तौर पे उसकी कुछ अगर कमियां रहती है तो लोगों में नाराजगी रहती है, लेकिन जब पब्लिक वोट करने जा रही है तो वो तुलना कर रही कि जो पहले की सरकारें वो किस तरह से काम की थी और अब की जो सरकार है वो कैसे काम की है। मैं एक छोटे से उसमें आपको बता दूं, देखिए पहले भी जो सरकारें थी वो पर्ची पे चलती थी, केवल अपने परिवार का पेट भरती थी। हमने आपको योजनाएं गिनाया, समय नहीं है, हम उसको क्या कहें। हमने जो कुछ भी कार्य किया वो बिल्कुल जनता के सामने जन विश्वास यात्रा के माध्यम से भी हमने। आप सुन लीजिए, आपके बीच में मैं बोला नहीं हूँ। आएंगे सद्दाम भाई, आपके पास आएंगे, इसके बाद आप ही के पास सब लोग बोलिए। देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे, बहुत अच्छा लगा ये प्रवचन, लेकिन ये प्रवचन उनको जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं को देना चाहिए जो धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। आप सुन लीजिए, अब तकलीफ देखिए आप धर्म की, आप सुन लीजिए, मैं बड़ी विनम्रता से सुना, मैं चाहता तो मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, आपके समय में क्या कहा जाता है, हिंदू आतंकवादी होते हैं, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है। आपके नेता कहते हैं कि अरे ठीक है, नहीं कहता तो कोई अपनी जनता सुन रही है। आपके नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि हिंदू मंदिर जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए। आपके यहाँ कहा जाता है 26/11 की जो घटना होती है वो आरएसएस कराया था, जबकि पकड़ा कसाब जाता है। किसने कहा एसएन सिंह जी? सिंह जी कहे साहब, बिना किसी तथ्य उसी पर डिबेट कर लीजिए। आप सुन लीजिए, आपके यहाँ कहा जाता है कि सोनिया जी बहुत रोई जिस समय पार्लियामेंट के अटैक के दोषी को फांसी दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कौन कहता है? आप सुन लीजिए, देखिए अभी बीच में आप बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा, पूरा डिबेट डिरेल हो जाएगा। लेकिन एसएन सिंह जी, जो बात करनी है, बात बुंदेलखंड को लेकर हो रही, यादव बेल्ट को लेकर हो रही है, आप कहाँ जा रहे हैं? आप देखिए, बुंदेलखंड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी सबके कल्याण के लिए काम की। जो शौचालय योजना थी जिसको लेके हंसी मजाक किया जाता था, आप एक गांव में जाके पूछिए। मैं कल एक जगह प्रचार कर रहा था, एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा लड़का गाजियाबाद में नौकरी करता है, 8,000 रुपया पाता है, 3,000 रुपये मुझे भेजता है, क्या कभी मैं शौचालय बनवा पाता? लेकिन हमारा एक पुत्र मोदी भी है जो मुझे शौचालय बनवाया और मैं वोट उसी को करूंगा। तो मैं चौहान साहब ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में जो लेकिन विपक्ष कहता है शौचालय बन जाने से पेट नहीं भरता ना। जो रोजगार की बात की गई थी, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, कि जो बेरोजगारी है, महंगाई है, ये एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी के सभी नेता इस मुद्दे से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। आप बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी के समय तो उत्पन्न नहीं हुई। आप देखिए 55,000 रोजगार जो है केवल बहुजन समाजवादी पार्टी के समय में दिया गया था, और 2 लाख रोजगार, रिकॉर्ड जो रोजगार है वो हमने तो डेटा बनाया नहीं है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में दिया गया था। हमने भी 5 लाख रोजगार दिया है जो डेटा कहता है। जब हम बुनियादी ढांचे में विकास किए सर, हम जब डिफेंस कॉरिडोर बनाए, जब रैपिड रेल बनाने का कार्य शुरू किए, जब हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और तमाम इस तरह के जब विकास काम कर रहे हैं, जब मेट्रो रेल का काम कर रहे हैं,
उत्तर मैं भी बोलूंगा आपके बीच में, आप ऐसे मत करिए, आप सुन लीजिए। मैं गलत सुन लीजिए एसएन सिंह जी कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे कम शब्दों में अपनी बात पूरी करें। एसएन सिंह जी, हमने जो काम किया है उसको लेके हम जनता के बीच में गए हैं और जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाता हूँ 2014, 17, 19 में जिस तरह से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है वही 2022 को मिलने वाला है। समाजवादी पार्टी लगातार 5 साल जिसने संघर्ष किया है उसको भी अपनी बात रखने का मौका दिया। ठीक है, राजेश जी आपके पास भी आएंगे, सद्दाम भाई आपके पास भी आएंगे, सतीश शर्मा हमारे साथ बने समाजवादी पार्टी के नेता है, सतीश जी के पास जाएंगे। जैसे कि एसएन सिंह जी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी 5 साल, उस वक्त और अब विकास तो काफी हुआ है जैसा वो बता रहे हैं, और अगर हम यादवलैंड की बात करें वहां के लोग कहते हैं कोई विकास नहीं हुआ है, जितना विकास हुआ समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ है, उसके बाद की सरकार है उसने इस क्षेत्र की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये आरोप, ये कहना है जहां वोटिंग हुई। देखिए, जिनकी सोच में ही शौचालय है तो उनसे क्या बात करी जाए, ठीक है भाई साहब। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जनता जो है 69,000 भर्ती में दलित पिछड़ों के हक अधिकार मारे जाने के लिए, अरे 95 में से 65 एसडीएम आपके समय भर्ती हुए थे। आप अपने सोच को बदल लीजिए कि आपके सोच में शौचालय है कि नहीं। तरीके से काफी अच्छे तरीके से आप सुंदरकांड पे एक बार बोले नहीं कि आप सुंदरकांड में कहते हैं, आपके नेता कहते हैं, और जिस जात पे भारतीय जनता, अरे सुन लीजिए 95 में से 65 निकल रहे हैं, 95 में से 65 निकल रहे हैं। आपको काशी कॉरिडोर बनवाने से दिक्कत हो रही है, आपको हज हाउस बनवाने में नहीं दिक्कत हो रही है, जनता ने ही आपको हटाया और भी हटा रही है। इस वहम में मत रहिए। सुनिए, नौजवानों का सारा हक मार के आपने क्या किया। ठीक है, सतीश भाई की आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही है, कुछ तकनीकी खामी की वजह से। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है गरीब को उपलब्ध कराएंगे न्यूनतम मूल्य पर मां अन्नपूर्णा कैंटीन में भोजन। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी, फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, और बात कर रहे हैं तीसरे फेज की वोटिंग खत्म हो गई है, सभी 59 सीटों पर वोट हो चुके हैं, और अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं, चर्चाएं इस बात को लेकर हैं, जो पिछली बार बीजेपी ने 2017 में करिश्मा किया, क्या एक बार फिर से वो करिश्मा करेगी या फिर इस बार माहौल बदला है। इसी पर हम बात करें, कई सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से पहले सद्दाम जी कुछ कहना चाह रहे थे, बीएसपी से हैं सद्दाम भाई, हम चाहेंगे अपनी बात आप कम शब्दों में पूरी करें, चूंकि चर्चा में अब समय जो है वो कम बचा है। तो ये मैं कहना चाह रहा था, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो अपनी चर्चा कर रहे थे, एक समय था बहन जी ने जिसको जेल में भेजने का काम किया था, गुंडा को, समाजवादी सरकार बनती है उसे जेल मंत्री बना के भ्रष्टाचार अपराध बहुत क्रम पे चढ़ गया था। जनता कुल देखिए, एक तरफ भाजपा जो सरकार है जो कह रहे हैं हम जमीन पे काम किए हैं, इनसे पूछिए एसएन सिंह जी से कि क्या यही जमीन काम किए, जो 15 लाख खाते की बात कहते आएगा, वो तो नहीं है। जो गरीब मजदूर का जो ठेले वाले का था पैसा, वो भी लूटने का काम किया। ये बात कहते हैं काला धन की बात लाने की बात।
इन्हें इनकी भारतीय जनता पार्टी, अडानी, अंबानी। ठीक है सद्दाम भाई, ठीक है, लेकिन आपने जो जिक्र किया जिनको मंत्री बनाया था, जेल मंत्री जिन्हें जेल भेजा था, उन जेल मंत्री के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी इस बार उतार दिया है। 15 साल से प्रत्याशी नहीं उतारा था। मैं जानता हूं, अभी तो हाल ही में कहते हैं समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह से मिले थे। ठीक है, आप लोग तो माध्यम से दिखा रहे थे, ना। लेकिन अपना कैंडिडेट इस बार उतार दिया उनके खिलाफ। 15 साल से उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारा था, इस बार उतार दिया है। मैं बोल नहीं रहा था, हमारा सुनिए। और बीएसपी की बहन कुमारी माथी से सन 1984 बसपा गठन हुआ। कई वर्षों से कांग्रेस वाले थे, कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी थे। पर बहन जी को जब जनता 4 बार मुख्यमंत्री, चौथी बार 2007 से 12 तक बनी, तो बहन जी ने कोई घोषणा नहीं किया था। एक योजना चलाकर 26 जन कल्याणकारी योजना चलाकर गरीब को लाभ पहुंचाने का काम किया था। लॉ एंड ऑर्डर का एक बात लीजिए, कानून द्वारा कानून स्थापित अगर कोई किया तो उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने किया। स्वर समाज को जोड़ने का अगर कोई बात किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। स्वर समाज को, ठीक है, और भी लोग हमारे साथ हैं। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात आती तो मायावती को याद किया जाता है, कानून व्यवस्था दुरुस्त थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हमारे साथ राजेश जी बने हैं, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता। राजेश जी काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। राजेश जी, हम चाहेंगे कम शब्दों में अपनी बात पूरी करें ताकि जो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनके पास हम जाएं, उनकी राय समझना ज्यादा जरूरी। देखिए शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं, जैसे हमारे भाजपा के काबिल प्रवक्ता बड़े ज्ञान काट रहे थे हर चीज में। सुंदरकांड इनके अकेले लिए नहीं है। सुंदरकांड सारे लोग जो भगवान राम को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, उनका। अरे तो सुंदरकांड को गाली देंगे हम कोई नहीं गाली देता। आप उन्होंने क्या कहा? धार्मिक समाजवादी पार्टी के एमएलए ने क्या कहा? धार्मिक क्या कहा उन्होंने? सुनिए आप, अरे ठीक है एसएन सिंह जी, एक व्यक्ति अगर कोई टिप्पणी, कोई बयान दे रहा है, उसको इतना ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। वो जिस विधायक एमएलए की बात कर रहे हैं वो कोई पार्टी नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, इनकी आवाज म्यूट करिए, बोलते रहेंगे। ठीक है, अपनी बात कही राजेश भाई, अपनी बात कही, एक एक करके बोले। बड़ी बात शैलेंद्र भाई, सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ, जैसे वो उन्होंने बताया कि इनका नाम लाई, लेकिन जब जनता वोट देने जाएगी तो उसे हाथरस की घटना याद आएगी। और जो हिंदू धर्म के पुरोधा बने हैं, आप बताइए कि इस हिंदू धर्म में लिखा होता है सूर्यास्त के बाद कहीं हम अंतिम संस्कार नहीं करते, लेकिन दलित बिटिया को रात को उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदों ने पेट्रोल डाल के जलाया है। जैसे आपको जीवन का अधिकार होता है, वैसे आपको मरने के बाद भी लाश के कुछ अधिकार होते हैं, जो क्रियाक्रम होते हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। ठीक है, हाथरस की तीनों सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी। उसके बाद जो हाथरस में घटना हुई, उसके बाद अगर अखिलेश यादव की बात करें, उन्होंने तो हाथरस की बेटी के नाम से स्मृति दिवस की भी शुरुआत कर दी। अब इसका फायदा कांग्रेस को मिलता है या समाजवादी पार्टी को मिलता है, फिर बीजेपी एक बार फिर से वहां जो जीत है दर्ज करती है, ये देखने की बात होगी। तो नतीजे जब आएंगे तब पता चलेगा। बिलाल भाई के पास हम आएंगे। बिलाल भाई, ब्रेक से पहले एसएन सिंह जी आपके लिए बोल रहे थे, जो आपने अपनी बातें कही, उनका कहना है ये एक राजनीतिक विश्लेषक की तौर पे कम, एक प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहे थे। सबसे पहले हम चाहेंगे आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए एसएन सिंह साहब, अब आप थोड़ा सा इन लोगों को, बाकी लोगों को चाहेंगे म्यूट कर दें, एक एक करके अपनी बात कहें। सबको मौका दिया है, बाकी लोगों को भी मौका दें। देखिए एसएन सिंह साहब, तो एक तो थोड़ा सा एसएन सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मुझे बड़े अफसोस की बात है कि बड़े कमजोर प्रवक्ता हैं। अपना पॉइंट स्कोर करने की बजाय वो व्यक्तिगत हमले करते हैं। देखिए भारतीय प्रधानमंत्री से लोग इनके यहाँ यही और एसएन सिंह साहब को बसपा के प्रवक्ताओं से, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से और समाजवादी के प्रवक्ताओं से क्लास लेने की जरूरत है। जिस तरह से इतनी अच्छी लोग डिफेंड कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी इन्हीं तरह डिफेंड करना चाहिए। ऐसे आदमी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एसएन सिंह साहब, सुनिए, पार्लियामेंट में मेरे साथ आप, मैं जानता हूं। अब सुन लीजिए एसएन सिंह जी, अब सुन भी लीजिए। आपने तमाम सारी बातें कही हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, अगर उनको अपनी प्रतिक्रिया कहने का तो हक दीजिए ना। जो आपने आरोप लगाया कि वो प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहे हैं, तो उनको अपनी बात तो कहने दीजिए। बिलाल भाई, हम चाहेंगे आप अपने कंटिन्यू करें। मैंने इनके बीच में बोलना ही नहीं है। हम चाहेंगे एसएन सिंह जी का जो ऑडियो है म्यूट कर दे, ताकि बिलाल भाई अपनी बात कह सके। हाँ,
तो मैं ये चाह रहा था कि एसएन सिंह साहब को उन परिस्थितियों का आकलन करना चाहिए कि क्यों इनके केंद्रीय मंत्रियों ने, क्यों इनके मंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, क्यों इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सिटिंग मिनिस्टर्स ने छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थामा। इसका आकलन इनको खुद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यक्तिगत हमला करते हैं, धर्म की आड़ में राजनीति करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग को अपनी बात रखना चाहिए और व्यक्तिगत हमला नहीं करना चाहिए। मेरा एसएन सिंह साहब से अनुरोध है कि आगे इस बात का ख्याल रखेंगे और साथ ही साथ उन्हें कांग्रेस की, समाजवादी और बसपा की प्रवक्ताओं की पाठशाला में जाके डिफेंड करने का हुनर सीखना चाहिए। बड़े कमजोर प्रवक्ता हैं, मुझे डर लगता है कि ना भारतीय जनता पार्टी पैनल से ना ड्रॉप ना कर दे। देखिए अब मैं अपनी बात कह रहा हूं। ठीक है उस पर हम नहीं जाएंगे। बिलाल भाई अपनी बात कहिए। मैं अपनी बात कहता हूँ, उसकी पत्रकारिता मैं देखा हूँ। ठीक है, समय का अभाव है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तीसरे फेज की वोटिंग खत्म हो गई है। जो प्रत्याशी हैं 627 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। क्या 2017 का जो तिलिस्म था वो इस बार टूटेगा? और अब जो आगे इलेक्शंस के हैं, अगर चौथे फेज की बात करें, वहां भी 59 सीटें हैं और वहां पर सबसे ज्यादा 14 सुरक्षित सीटें हैं। उस पर कौन जीत दर्ज करेगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले। जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहां जाए रिश्ते